नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करूंगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के बारे में। आपने जरूर इस कंपनी का नाम सुना होगा। मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं हाजिर हूँ इस वीडियो को लेकर। सेल के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। और मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ हर रोज एक वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, ताकि आपको मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बता सकूँ और कौन कौन से मेरे पिक्स है या मेरे स्टॉक्स है जिनको मैं पसंद करता हूँ उनके बारे में भी बता सकूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो सेल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम से आपको पता है, इट प्रोड्यूसेस स्टील और ये दुनिया का 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट है। अब दोस्तों स्टील का जो रेस है वो रेस एक टाइम पे चाइना और इंडिया ने दोनों ने मिलकर शुरू किया था। दोनों इस रेस पे दौड़ रहे थे, मगर चाइना कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। चलते उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे ये टॉप प्रोड्यूसर्स बाय वॉल्यूम थ्रू आउट द वर्ल्ड है। और यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट जो है, ये कंपनी मित्तल ग्रुप का है। इसको आप कह सकते हैं, क्लास कर सकते हैं इंडियन है। मगर उसके बाद देखिए दोस्तों, सब यहाँ पर चाइना 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 चाइना। 11th नंबर पे आता है टाटा स्टील, जो इंडियन कंपनी, आपको तो पता ही होगा। और उसके बाद अगेन यहाँ पर चाइना का ही बोलबाला है। तो इन्होंने एक साथ रेस शुरू किया था, मगर चाइना बहुत आगे निकल गया स्टील प्रोडक्शन में। इसको छोड़ के दोस्तों इंडिया का भी है, सेल है, जेएसवी स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इनका भी हाथ है यहाँ पर, मगर चाइना का बोलबाला है। चलिए आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक बार प्रमोटर्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रमोटर है 75% के होल्डिंग के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पर एफ ने के पास 22.91 है, उन्होंने थोड़ा अपना स्टेक कम किया। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपना, सॉरी, म्यूचुअल फंड ने भी अपना थोड़ा स्टेक कम किया। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 9.6% के होल्डिंग के साथ। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, एफ ने स्टेक कम किया इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, पता है आपने देखा होगा न्यूज ऐसे बना कर दिखाया जाता है, एफ ने अपना स्टेक कम कर दिया, एफ ने यहाँ से पैसा निकाल लिया, वहां से निकाल लिया। दोस्तों एफ कौन है, एक बार ध्यान से आप समझेंगे तो एफ है, इनका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी फॉरेन से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लोग का निवेश। तो वो इंस्टीट्यूशन कौन है, वो इंस्टीट्यूशन है फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन के ईटीएफ, फॉरेन के कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, जो पब्लिक का पैसा लेकर यहाँ पर उन्होंने निवेश किया है, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर आगे जाके अच्छा रिटर्न निकल के देगा, तो उन्होंने निवेश किया है। अब दोस्तों मंदी सिर्फ इंडिया में नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। ये जो मंदी चल रहा है कोरोना के चलते, ये पूरे दुनिया में हुआ है। और इस इफेक्ट के चलते बहुत लोगों ने शायद उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कहा कि हमारा पैसा निकाल कर दो, हमको पैसा पैसा चाहिए। तो इसके चलते, ये प्रेशर के चलते एफ ने अपना स्टेक बेचा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है, एफ अपना स्टेक बेच रही है। अब आप अगर आप देखेंगे कि लगातार 3-4 क्वार्टर यहाँ पर वो लोग अपना स्टेक बेचे जा रहे हैं, तो तब वो एक रेड सिग्नल है। मगर एक क्वार्टर में अगर आप देख लेंगे कि उन्होंने कुछ परसेंट कम कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी फालतू हो गया। सिमिलरली यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक 0.14% कम किया है। अगेन हमारे देश के लोगों ने भी शायद म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बोला होगा कि हम लोग को पैसा रिडीम करके दो, तो उस प्रेशर के चलते उन्होंने यहाँ पे रिडेम्पशन किया है और कुछ स्टेक कम किया है। मगर दैट डजंट मीन कि ये कंपनी फालतू है। तो ये चीज हमारे दिमाग में घुसाया जाता है कि यहाँ पर कम हो गया मतलब डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत फैक्टर्स होते हैं, बहुत वो लोग के ट्रेडिंग के स्टाइल होते हैं। वो लोग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं। शायद वो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, शायद वो लोग थोड़ा ऊपर में नीचे में एक लेवल पे बेच के और थोड़ा नीचे जब गिर जाएगा तो वो लोग वहां से वापस से बाई कर ले। तो उनका स्ट्रैटेजी बहुत अलग होता है दोस्तों, उनके साथ आप कंपैरिजन कभी मत करिएगा। अब चलते हैं दोस्तों सेल के, एक बार देख लेते हैं फंडामेंटल। 12,000 करोड़ का फंड मार्केट कैप है, यानी मिड कैप शेयर है। 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 54 से 20 पे आया था। बुक वैल्यू दोस्तों 94 का है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से तो प्राइस अट्रैक्टिव है। मगर दोस्तों एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव है वो है स्टॉक पी, 218 रुपए।
इसका इंडस्ट्री का एवरेज है 5 रुपया और ये है 218 रुपया, मतलब एवरेज से ये कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है आप सोच लीजिए। और अर्निंग पर शेयर देखिए दोस्तों, एक शेयर आप अगर मान लीजिए आज आपने 30 रुपए में एक शेयर खरीदा तो आपको 5 पैसा खरीद के देगा। मतलब सोचिए 5 पैसा, 5 पैसा में मतलब आपको 10 शेयर खरीदना पड़ेगा तो तब आपका एक 50 पैसा, या जिसे हम लोग 8 आना कहते हैं, 8 आना का इनकम होगा। तो बहुत यहाँ पर बहुत महंगा शेयर है दोस्तों। बात करते हैं थोड़ा और इसके रिजल्ट्स के बारे में कि क्यों इतना महंगा लग रहा है और क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों रिजल्ट देखते हैं। 2008 में 7,000 7,500 करोड़ का प्रॉफिट, 6,200, 6,800, 5,000, 3,000, 2,000, 2,000। देखिए दोस्तों, इसी के चलते एक शेयर गिरता रहता है, लगातार यहाँ पर गिरावट हो रहा है। एक आध महीने, एक आध साल गिरावट होता है तो ठीक है, फिर मगर यहाँ पे देखिए लगातार गिरावट होते होते तो 2016 में -4,000 लॉस, यानी यहाँ पे 2017 में -2,700, 2008 में, लास्ट 3-4 साल से ये माइनस में। 2019 में इसने 2,349 का प्रॉफिट निकाल के दिखाया, मगर इस साल भी एस्टिमेटेड है कि 18 करोड़ निकाल के देगी प्रॉफिट। जो 18 करोड़ दोस्तों बहुत कम है इस टाइप के कंपनी के लिए, जो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 20th नंबर पे आता है, उसके लिए 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाल के देना बहुत ही मैं कहूंगा कम है। अब चलते हैं दोस्तों स्टॉक का सीएजीआर देखते हैं। तो लास्ट एक साल में 38%, 10 ईयर में 17% का लॉस दिखा है, 5 ईयर में 15%, 3 ईयर में 21%। तो सीएजीआर भी गिरता जा रहा है इसका। और अब चलते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे दूसरे जो शेयर्स है इससे कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है रेदर देन सेल। 218 का पी तो मैं कभी ना देके खरीदूं। मतलब मान लीजिए आप 30 रुपया खर्च कर रहे हैं 5 पैसा कमाने के लिए, मेरे तरफ से तो दोस्तों ना है। अब दोस्तों और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पैसा हमेशा बनता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म में, अगर आपको लगता है कि जंप आकर यहाँ पर कुछ थोड़ा जंप आकर आप पैसा कमा के निकल जाएंगे, तो दोस्तों वो आपका ओपिनियन है, अपना ओपिनियन है, आप कर सकते हैं। मैं कभी वैसे ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को सपोर्ट करता हूँ। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शायद ये आपको, आपने 27-30 में खरीदा, शायद ये 36 आपको लेवल दे दे, वहां पर भी बहुत आप कुछ पैसा तो 10% कमा के निकल सकते हैं। मगर दोस्तों मैं वैसा ट्रेडिंग का कभी सपोर्ट नहीं करता। मेरा हमेशा ट्रेडिंग का होराइजन 1-1.5 साल के ऊपर रहता है। और उस हिसाब से दोस्तों सेल को मैं दूंगा एक क्रॉस। मुझे नहीं लगता ये सेल में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्राइस अट्रैक्टिव नहीं है। 30 रुपए खर्च करके मेरे को 5 पैसा कमाने का कोई शौक नहीं है, तो मैं यहाँ पे निवेश नहीं करूंगा दोस्तों। बात करते हैं इस शेयर में रिकवरी का क्या चांस है दोस्तों। शेयर में तभी रिकवरी होता है जब शेयर पैसा कमा कर दे, कंपनी पैसा कमा कर दे, तभी ना आप वो कंपनी में निवेश करेंगे। पैसा ही नहीं कमा के दे रहा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 18 करोड़, 18 करोड़ तो इसका शायद ऑडिटिंग का खर्चा निकल जाए। 18 करोड़ का साल का ऑडिटिंग का खर्चा 18 करोड़ है, तो 18 करोड़ का ये प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। एस्टिमेटेड है यहाँ पर लास्ट 2-3 साल से देखिए कितना लॉस दिखाया है। 4,000 करोड़, 2,000 करोड़, यानी यहाँ पर हो गया 4 और 2 6,000 करोड़, और यहाँ पे 200। आप घुमा फिरा के लास्ट 2 साल में इसने लास्ट 4-5 साल में इसने 8-9 हजार करोड़ का लॉस दिखाया है। तो इसी के चलते यहाँ पर दोस्तों अभी तो फिलहाल मैं इसको नेगेटिव दूंगा, और ऐसे जगह में मैं इन्वेस्ट करके नहीं फंसना चाहूंगा। अब दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप आपका पैसा है, आप आप स्वतंत्र इंसान है, तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का तो आप कर सकते हैं, मगर मेरे तरफ से पर्सनली यहाँ पर ना है। अब आते हैं, बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो दोस्तों फर्स्ट चीज, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टेड है तो आपको सबसे पहले तो लॉस में निकल जाना, स्टॉप लॉस रख के निकल जाना चाहिए था। मान लीजिए आपने ये जो यहाँ से रिकवरी दिखाया गया था, यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया। अब ये चीज क्यों आया था दोस्तों मैं आपको बता दूं। ये जो आप उछाल देख रहे हैं, ये जो राइज देख रहे हैं दोस्तों, ये राइज आया था क्योंकि इस दौरान गवर्नमेंट ने कहा था, ये नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नवंबर और दिसंबर के दौरान गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग अपना स्टेक बेचेंगे, और उसके चलते प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जो पीओसी सेक्टर है वहां पर बहुत तेजी आया था। तो इस तेजी में मान लीजिए अगर आपने खरीदा है 48 के लेवल में, अगर आपने खरीद के रखा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के रखना चाहिए था ताकि आप ये लेवल में निकल जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं रखा तो कोई बात नहीं, मगर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर शायद इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आए। ठीक है, डिपेंड करता है, इसका अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, तो शायद इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आए। मूवमेंट आए तो मैं सजेस्ट करूंगा निकल जाइए।
क्योंकि शेयर का हालत अच्छा नहीं है। फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं इस लेवल का, इस लेवल में 36 के लेवल में 200 डे जो मूविंग एवरेज है 36, यहाँ पर अगर आए तो मैं सजेस्ट करूंगा निकल जाइए। अगेन दोस्तों ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और आप अपना डिसीजन अपने एनालिसिस करके, अपना खुद का एनालिसिस करके फिर लीजिए। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करके सपोर्ट कीजिए, इससे बहुत मदद मिलता है। और अगर आपने यहाँ निवेश करके रखा है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। अगर नहीं भी करके रखा है तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में भी बताइए। मुझे जानने का बहुत शौक है या इच्छा है कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्या पीएसयू सेक्टर में बूम आने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मैं आपको समझ पाऊंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और अगेन जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, मैं फिर लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।